फरंट लिंकर। जब वास्तविक भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले आउटपुट को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट फाइल कहा जाता है, जिसके बाद लिंकर नामक प्रोग्राम सभी ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक वास्तविक एक्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। लोडर कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं तथा उनके अनुप्रयोग क्षेत्र। कंप्यूटर लोडर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने डालने का कार्य करता है। यह एक निर्देशों की श्रृंखला होती है जो प्रोग्राम को हार्ड डिस्क या फ्लॉपी से मेमोरी में भेजती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा है जो डिस्क पर पड़ी एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी पर लोड करता है और इसका क्रियान्वयन शुरू करता है। Some high-level languages or their application areas. Developer भाषा, वर्ष, language, area, developer, अनुप्रयोग क्षेत्र, application area, प्रकृति, nature, Fortran formula, 1957, translation, प्रोग्राम्स के एक समूह ने बेल प्रयोगशाला में विकसित की, गणित के क्षेत्र के लिए विशेषकर कैलकुलेशन के लिए। कंपाइल्ड यूरोपियन तथा अमेरिकी कंप्यूटर ALGOL एल्गोरिथमिक लैंग्वेज 1958 वैज्ञानिकों ने सामूहिक रूप से विकसित की। वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए कंपाइल्ड लिस्ट प्रोसेसिंग 1958 जॉन मकार्थी ने मिट इंस्टीट्यूट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र विकसित की। में कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड 1959 ग्रेस हूपर ने विकसित की। बिजनेस पर्पस के लिए कंपाइल्ड लैंग्वेज बेसिक बिगिनर्स ऑल जॉन जी कैमेनी और कुर्ट्स ने पर्पस सिंबॉलिक 1964 इंस्ट्रक्शन कोड डर्टमाउथ कॉलेज न्यू हेम्पशायर में विकसित की। शिक्षण कार्य के लिए इंटरप्रेटेड पास्कल 1970 निकोलस विर्ट्ज ने विकसित की। शिक्षण कार्य के लिए कंपाइल्ड सी 1972 डेनिस रिची ने बेल प्रयोगशाला में विकसित की। सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए कंपाइल्ड बाजार स्ट्रोस्ट्रप ने बेल प्रयोगशाला सी जोड़ 1983 सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए कंपाइल्ड में विकसित की। जावा 1995 जेम्स गोसलिंग ने सन माइक्रोसिस्टम इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में विकसित की। भाषा अनुवादक लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा मशीन लैंग्वेज में करते हैं। यह में कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड अनुवाद कराना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कंप्यूटर केवल अपनी मशीनी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का ही पालन कर सकता है। भाषा अनुवादकों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। 41 www.z24h.com 1 असेंबलर यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीनी भाषा में कर देता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। इसका मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। 2 कंपाइलर यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम के प्रत्येक कथन या निर्देश का अनुवाद करके उसे मशीनी भाषा के निर्देशों में बदल देता है। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। 3 इंटरप्रेटर X कंप्यूटर स्यूडोकोड यह एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है किंतु किसी प्रोग्राम को समझाने का अनौपचारिक तरीका है। दूसरे शब्दों में स्यूडोकोड किसी प्रोग्राम की रूपरेखा है जो इस तरह से लिखी जाती है कि जरूरत पड़ने पर इसे प्रोग्राम में तब्दील किया जा सके। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ये एक कथन स्टेटमेंट या एक से अधिक कथनों का एक समूह है जो प्रोग्राम में निर्देशों के क्रियान्वयन का क्रम से पालन कराता है। एक्स लूपिंग एक प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी प्रोग्राम में किसी विशेष स्थिति कंडीशन को बार बार दोहराता है।
विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। यह किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है, परंतु यह एक बार में सब प्रोग्राम के केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है और उनका पालन कराता है। इनका पालन हो जाने के बाद ही वह सोर्स प्रोग्राम के अगले कथन का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। मूलतः कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कार्य समान होता है, अंतर केवल यह है कि कंपाइलर जहां ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है, वहां वह इंटरप्रेटर कुछ नहीं बनाता। इसलिए इंटरप्रेटर का उपयोग करते समय हर बार सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। If per greater than equals 33, 11 अरब 10 करोड़ 1,10,101। रिजल्ट P भाषा 0110111101। S रिजल्ट F अनुवादक 011100001111। N 010101011010। इन्हें भी जाने। विजुअल बेसिक एक इंटरप्रेटेड भाषा है और फर्मवेयर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन कॉम्बिनेशन होता है। उदाहरण के लिए रोम प्रोम और ईप्रोम आदि। और फ्रीवेयर ये अधिकांशतः कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर इनके बनाने वालों के द्वारा बिना किसी शुल्क के फ्री उपलब्ध कराए जाते हैं। उदाहरण के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग, गूगल टूलबार आदि। 42.7 ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नजर रखने और व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होने पर अन्य प्रोग्रामों को चालू करता है। वास्तव में यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रमुख परिभाषाएं निम्न है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग का कार्य सफल होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक माध्यम इंटरफेस की भांति कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य। मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सफल संचालन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके प्रमुख कार्य 4 प्रकार के होते हैं। प्रोसेसिंग प्रबंधन, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रबंधन का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यह प्रबंधन इस प्रकार से होता है कि सभी प्रोग्राम एक एक करके निष्पादित होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्रामों के समय को सीपीयू के लिए विभाजित कर देता है। 2. मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोग्राम के सफल निष्पादन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर मेमोरी में कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं जिनका विभाजन प्रोग्रामों के मध्य किया जाता है, तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाता है कि प्रोग्रामों को मेमोरी के अलग अलग स्थान प्राप्त हो सके। किसी भी प्रोग्राम को इनपुट एवं आउटपुट करते समय आंकड़ों एवं सूचनाओं को अपने निर्धारित स्थान में संग्रहित करने का कार्य यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। 4. कंप्यूटर इनपुट आउटपुट युक्ति प्रबंधन, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। डेटा को इनपुट यूनिट से पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित करने एवं प्राप्त परिणाम को मेमोरी से आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। प्रोग्राम लिखते समय कंप्यूटर को केवल यह बताया जाता है कि हमें क्या इनपुट करना है और क्या आउटपुट लेना है, बाकी का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करता है। किसी प्रोग्राम के निष्पादन के समय इसे सेकेंडरी मेमोरी से पढ़कर प्राइमरी मेमोरी में डालने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इन्हें भी जाने।
4. समस्त हार्डवेयर संसाधनों की क्षमता के पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु ऑपरेटिंग सिस्टम एक साधन प्रबंधक की भांति कार्य करता। हार्डवेयर की क्षमता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक आसान सा इंटरफेस प्रदान करता है ताकि वह कंप्यूटर का प्रयोग सरलतापूर्वक कर सके। कंप्यूटर पर कार्य करने वाले उपयोगकर्ता का लेखा जोखा व्यवस्थित रखने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है एवं इस बात का ध्यान रखता कि उपयोगकर्ता के कितने समय के लिए कंप्यूटर पर कार्य किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 1. 43 बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार के सभी कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित करके साथ में क्रियान्वित किया जाता है। इस कार्य के लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधन उपलब्ध रहते हैं, इसलिए समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती। ये ऑपरेटिंग सिस्टम संख्यात्मक विश्लेषण, न्यूमेरिकल एनालिसिस, बिल प्रिंटिंग, पेरोल आदि में उपयोग किए जाते हैं। 2. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में केवल एक उपयोगकर्ता को ही कार्य करने की अनुमति होती है। यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। उदाहरण के लिए विंडोज 95, NT 2000 आदि। 3. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सभी उपयोगकर्ता के मध्य संतुलन बनाकर रखता है, प्रत्येक प्रोग्राम की संसाधन संबंधी जरूरत को पूरा करता है। साथ ही साथ ये इस बात की भी निगरानी करता है कि किसी एक उपयोगकर्ता के साथ होने वाली समस्या दूसरे उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव न डाले। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए यूनिक्स, VMS आदि। 4. सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक प्रोग्राम को ही चलाया रन जा सकता है। उदाहरण के लिए पॉस पाम कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। 5. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम 6. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करने की क्षमता होती है। इसमें उपयोगकर्ता आसानी से दो कार्यों के मध्य स्विच कर सकता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग 7. सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को कई कंप्यूटर प्रोग्रामर्स तथा हार्डवेयर डिवाइसेस शेयर करते हैं तथा उनका प्रयोग करते हैं। यह अपने समस्त कंप्यूटेशन टाइम को कार्यों के मध्य यह बांट देता है तथा एक पूर्व निर्धारित मापदंड प्रीडिफाइंड क्राइटेरिया के आधार पर ही किसी नए कार्य का निष्पादन पूर्व कार्य के निष्पादन रोककर भी प्रारंभ हो जाता। उदाहरण OS2, विंडोज 95, NT आदि। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग का एक सरलतम रूप होता है। इस ऑपरेटिंग 44 कंप्यूटर सिस्टम में एक प्रोग्राम तब तक CPU का प्रयोग करता है जब तक उसे आवश्यकता होती है। यदि कोई प्रोग्राम CPU का प्रयोग नहीं कर रहा है तो वह दूसरे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से CPU को प्रयोग करने की अनुमति दे देता है। उदाहरण Mac OS, MS Windows 3X आदि। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक से अधिक उपयोगकर्ता या प्रोग्राम कंप्यूटर के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इस कार्य में कंप्यूटर अपने संसाधनों के प्रयोग हेतु प्रत्येक उपयोगकर्ता या प्रोग्राम को समय का एक छोटा भाग आवंटित करता है जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम कहते हैं। इस टाइम स्लाइस में यदि कोई उपयोगकर्ता या प्रोग्राम किसी संसाधन का प्रयोग कर रहा है तो दूसरा उपयोगकर्ता या प्रोग्राम उस संसाधन के प्रयोग हेतु प्रतीक्षा करता है, लेकिन यह समय इतना छोटा होता है कि अगले उपयोगकर्ता या प्रोग्राम को यह महसूस नहीं होता कि उसने प्रतीक्षा की है।
उपयोगकर्ता यह समझता है कि वही एकमात्र उपयोगकर्ता है जो कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है। उदाहरण के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसमें एक समय में एक ही कंप्यूटर पर एक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति यही समझता है कि वही एकमात्र उपयोगकर्ता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में संयम प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही प्रबंध आवश्यक होता है, क्योंकि कई प्रोग्राम एक साथ मुख्य मेमोरी में उपस्थित होते हैं। इस व्यवस्था में सभी प्रोग्राम टाइम स्लाइस के आधार पर मुख्य मेमोरी में बारी बारी से लाए जाते हैं तथा टाइम स्लाइस पूर्ण होने पर मेमोरी में भेज दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वैपिंग कहते हैं। यदि किसी प्रोग्राम के संपन्न होने में टाइम स्लाइस से अधिक समय लगता है तो उसे रोककर अन्य प्रोग्राम्स को क्रियान्वित एग्जीक्यूट किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें रियल टाइम एप्लीकेशंस का क्रियान्वयन किया जाता है, जैसे एयरक्राफ्टों में प्रयोग होने वाला ऑटो पायलट मैकेनिज्म। इसमें एक प्रोग्राम के आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम के आउटपुट की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इस कारण पहले प्रोग्राम के क्रियान्वयन में देरी से दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन और परिणाम रुक सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी दिए गए कार्य को पूरा करने की एक डेडलाइन दी गई होती है तथा इसी निर्धारित समय में उस कार्य को पूरा करना होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम। ये सिस्टम किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए बनाया गया है। GNU Linux वर्जन 5.0 गीगान्यूटन U Linux समय पर पूरा करने की गारंटी देता है। समय पर कार्य पूरा न होने वर्जन 5.0 इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे नवीनतम संस्करण है। की स्थिति में प्रोग्राम का निष्पादन फेल हो जाता है। उदाहरण के MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग लिए एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, पेसमेकर्स आदि। ईच सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। इस सिस्टम में भी किसी कार्य को सिस्टम पूरा करने के लिए एक डेडलाइन दी जाती है, किंतु इस प्रकार के यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सिस्टम में कार्य का निष्पादन डेडलाइन से पहले और बाद में भी ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह एक नॉन ग्राफिकल गैर सुचित्रित कमांड लाइन पूरा हो सकता है, परंतु इस स्थिति में कार्य का निष्पादन फेल नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि इसमें कमांड याद रखनी होती है। अब DOS ज्यादा प्रयोग में नहीं आता। पूर्ण विराम। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम सम इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह ग्राफिकल सुविधा प्रदान नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग व मल्टी उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे वर्ष 1969 में विकसित किया गया। इसे वर्ष 1973 में C भाषा में लिखा गया है। यूनिक्स। MS विंडोज यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस OS है। इसके विभिन्न संस्करण जैसे विंडोज 9, 5, 9, 8, XP, विस्टा आदि बाजार में उपलब्ध हैं। यह एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम है तथा इसमें कार्य करना अत्यंत सरल। बूटिंग। किंतु प्रारंभ में इसे असेंबली भाषा में लिखा गया था। इसे वर्ष 1969 में है बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। इसका पूरा नाम यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर तथा वर्कस्टेशन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें डेटा प्रबंधन का कर्नल द्वारा होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल व सेटअप करना कठिन होता है, किंतु इस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने पर कंप्यूटर की क्षमता परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाती है। लाइनेक्स यह ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ष 1991 में लाइन्स टॉरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। इसका प्रयोग मुख्यतः सर्वर के लिए होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स पर आधारित है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तथा सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकता है। सोलारिस, लाइनेक्स, विंडोज। कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। वास्तव में बूटिंग वह प्रक्रिया है जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की रैम में लोड होता है। बूटिंग के प्रकार टाइप्स ऑफ बूटिंग दो प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग।
जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग तथा जब पहले से ही स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के अतिरिक्त ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में भी प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार स्मार्टफोन, टैबलेट्स और डिजिटल मोबाइल युक्तियों में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल युक्तियों डिवाइसेस के साथ साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास सन माइक्रोसिस्टम द्वारा वर्ष 1993 में किया गया था, किंतु बाद में वर्ष 2010 में इस कंपनी को ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया, जिसके बाद इस सोलेरिस को ओरेकल सोलेरिस कुछ के नाम से जाना जाने लगा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट तथा एक नेटवर्क के कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सोलारिस विभिन्न फीचर्स को भी नियंत्रित करता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का विवरण निम्नलिखित है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस बॉस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया था। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विशेष तौर पर भारतीय क्षेत्र में प्रयोग एंड्रॉइड। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल द्वारा 2007 में प्रस्तुत किया गया था। ये लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे प्रमुख रूप से टच स्क्रीन मोबाइलों जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि के लिए बनाया गया है। एंड्रॉइड का नवीनतम संस्करण किटकैट है, जिसे जनवरी 2014 में प्रस्तुत किया गया है। 45